तो इतना बड़ा आशीर्वाद भगवान का हमारे ऊपर था, जिसके वजह से हम आज इस बिजनेस में, इस सिस्टम में आ पाए और उसको अपना पाए। इसीलिए मैं सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरा नाम श्रावणी साहू, बाय प्रोफेशन में टीचर। मेरे हस्बैंड डॉक्टर दामोदर साहू जी के साथ मिलकर मैं बिजनेस को बिल्टअप कर रही हूँ। और जो सबसे पहले इस मंच से भी उस विजनरी पर्सन मैथमेटिशियन को भी प्रणाम करना चाहती हूँ, जिन्होंने सारा वर्ल्ड को एक आर्थिक आजादी देने का सोचा। उनका जो सोच को मैं सलाम करती हूँ, उनके सोच को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसे उनका जो सोच था, जिसके वजह से आज ये इस दुनिया में बहुत सारे करोड़पति बन चुके हैं और अगले आने वाले दिनों में दुनिया का बहुत सारे करोड़पति भी बन चुके हैं। तो ऐसे जो महामानव हैं, विजनरी और मैथमेटिशियन पर्सन, डॉक्टर डैनियल जॉनसन को भी इस मंच से मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और जिनका नाम के में लिस्ट में अगर हमारा नाम नहीं होता तो हम शायद आज आप सभी के बीच कुछ बोलने का भाई ये मौका नहीं मिलता, हमको ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी हमें नहीं मिलता। जो कि भगवान का दूत बनकर हमारे लाइफ में आए और जिन्होंने हर पग पर हमारे साथ देते हुए हमें सहयोग देते रहे, मेंटरशिप देते रहे, गाइड करते रहे, हर दम हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारा प्रयास को जारी रखने को वो उत्साह उद्दीपना भर दिए। ऐसे है हमारा ग्रेट अपलाइन प्रोफेसर विजय कुमार बेहरा सर, उनको भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और सबसे कहा जाता है गुरु के बिना शिष्य का कोई मोल नहीं है। तो जिन गुरुओं को हमारा लाइफ में हम पाए और जिनके माध्यम से हम सीखते आए और जिन्होंने हमें हर तरह का सहायता दिया और हमारे अंदर साहस भरा कि हम भी कर सकते हैं, ऐसे गुरु हैं हमारा उड़ीसा से। मैं तो उड़ीसा केओंझर से बिलोंग्स करती हूँ और ये जो गुरु है मेरा, वो है अक्षय कुमार परिड़ा सर, उड़ीसा केंद्रापड़ा से। और जो मेंटर है हमारा, जिन्होंने हमें जो मौका दिया, हमें कुछ सीखने का एक मंच बनाकर, रॉयल्टी स्कूल बनाकर हमें मौका दिया, सीखने का जो तरीका सिखाए, सभी से शेयर करने का जो हमें जरिया दिए, ऐसे जो गुरु को है हमारा विकास कुमार पटनायक सर गुजरात से, उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 गुरु हमारे लाइफ में आए, जिनका प्रेरणा, मार्गदर्शन, दिग्दर्शन, उनका जो आइडिया, उनका क्वालिटी, उनको उनके बातें करने का तरीका, उनका पेशेंस, उनका जो हम्बलनेस, पेशेंस, जितना भी बोलूं उनके बारे में कम रहेगा। इतना ऐसा गुरु को पाना भी एक सौभाग्य की बात है। ऐसे 3 गुरु जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बनकर हमारे लाइफ में आए, वो है मिस्टर शरद चंद्र विश्वास सर, श्री राम सूर्यवंशी सर और मिस्टर कृष्ण बनवाली दुर्गा सर। उनको भी मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें अपनाया, हमें साथ दिया, हमें सहयोग दिया, हमें आगे बढ़ाने का मौका दिया और जब भी हमारा जरूरत हुआ उन्होंने हमें उत्साह दिया, मोटिवेशन दिया, इंस्पायर किए। ऐसे गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम फिर से धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, मैं नौकरी करने के साथ साथ भी ये बिजनेस की, लेकिन इस बिजनेस से आने से पहले मैं सभी का यहाँ जो मंच में बैठे हमारे जो दिग्गज गुरु हैं, ये इस मंच का प्रतिष्ठाता आरपी राजेश सर को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैं जो सुनी हूँ, जो कोरोना के सिचुएशन में उन्होंने सबसे पहले जूम के माध्यम से मीटिंग स्टार्ट करके हम सभी को कुछ सीखने का और बिजनेस को बिल्टअप करने का मौका दिया। ऐसे जो गुरु सभी का जो मार्गदर्शन किए, सहयोग किए सभी को, उनको और इस मंच में आज मेरे को यहाँ पर बोलने का कुछ मौका दिए, इसीलिए मैं आरपी राजेश सर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आज जो भी मैं लास्ट मीटिंग में आई थी और तब मैं क्वार्ज और एक्सेलसियर रैंक में थी और उस दिन मैं बोल कर गई थी इस महीना में एमेथिस्ट बनने जा रही हूँ। और दोस्तों, आज सभी के बीच सबको शेयर करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस महीना को 14 तारीख को हमारा एक मीटिंग था भुवनेश्वर उड़ीसा में, जहाँ पर हमारे महागुरु आए थे शरद चंद्र विश्वास सर और हमारे विकास पटनायक सर। वहाँ पर एक हमारा वेबिनार था और वहीं पर मैं एमेथिस्ट रैंक को अचीव कर चुकी हूँ। और आप ये भगवान का आशीर्वाद और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद से इस रैंक को मैं इस महीना ऑलरेडी अचीव कर चुकी हूँ। उसके अलावा हमारे जो गुरु थे वो भी हमें टारगेट दिए थे कि जो डायरेक्ट में ओनिक्स करने के लिए, उसका जो टारगेट था उसको भी हम वही 14 तारीख को उस मीटिंग में अचीव कर चुके हैं और उसका जो अवार्ड था, रिवार्ड था, उसको भी हम पा चुके हैं।
तो दोस्तों ये जो भी हमें अवार्ड रिवार्ड मिला, आज जो प्रोडक्ट बनी हूँ आपके सामने, जो इंसान बनी हूँ, मैं पहले ऐसा नहीं थी। मेरे को जो हमारा दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों हम जॉब करते थे, हमारे पास टाइम का बहुत चैलेंज था कि, और मेरे पास बचपन से बहुत सा बड़ा सपना था, अपना परिवार के लिए कुछ करने का तो बहुत मन था, लेकिन उसके अलावा मेरा सोसाइटी के लिए कुछ करने का बहुत बड़ा मन था। लेकिन हमारा जो प्रोफेशन था उसमें से हम किसी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए ऐसा हमारे लिए संभव नहीं था। तो इसीलिए मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि हमें ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसके चलते हम दुनिया के लिए कुछ कर पाए, गरीब असहाय के लिए कुछ कर पाए और इस हमारे भारत देश के लिए कुछ कर पाए। तो ऐसा हर दम तो प्रेयर था भगवान के पास, गुजारिश था, लेकिन वो अवसर हमारे लाइफ में आया नहीं था। तो हमारा नौकरी के लाइफ में हम बहुत बिजी थे, हस्बैंड वाइफ घर के बच्चों के साथ हमारा टाइम बिताना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रह गया था। और जब इस सिस्टम में हस्बैंड ज्वाइन किए, उन्होंने मेरे को ये बात बताए नहीं थे। वो ज्वाइन किए और वो कोरोना के सिचुएशन में, और मेरे को ये बात कुछ भी पता नहीं था, उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा इस बिजनेस में हस्बैंड बढ़ते गए और टीम हमारा बढ़ता गया, तो फोन आता गया हस्बैंड का फोन, तो मुझे अंदाजा लगा कि ये कॉलेज के अलावा, ये तो कॉलेज में ऐसे बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी इनका कॉलेज के ऊपर, कॉलेज का था, उनको कॉलेज से घर आते आते हो जाता था रोज 8:30 9 बज जाता था। तो हमारे पास टाइम का बहुत चैलेंज था। उसके बीच जब ये सब दिन भर घर में जितना टाइम भी रहते थे, ये सब फोन में बातें करना, मेरे को समझ में आ गया ये तो कॉलेज की बात नहीं है, कुछ दूसरा बात कर रहे हैं। तो मैं उनको पूछने लगी क्यों फिर एक दूसरा कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, हमारे पास टाइम कहाँ है जो तुम फिर से ये सिस्टम का में घुस गए हो। और मेरा सभी के जैसे मेरा भी मानना था कि आजकल बहुत सारे कंपनी है जो कि चले जाते हैं, पैसा फ्रॉड है, और ये भी कोई ऐसा होगा जो कि हम इतना मेहनत करेंगे, टाइम लगाएंगे और ये भी भाग के चला जाएगा। तो मेरे हस्बैंड मेरे बात को हर प्रयास करते थे कि एक बार तुम इस सिस्टम का प्लान तो देख लो, फिर तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। लेकिन मैं दोस्तों ऐसा थी कि मैं प्लान देखने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी, क्योंकि मेरा मानना था कि कोई भी प्लान है ये एक दिन चला जाएगा और हमारे पास सबसे बड़ा टाइम नहीं है, जो कहाँ से हम टाइम लाएंगे जो ये बिजनेस को फिर बिल्डअप करेंगे। फिर तो हम बच्चे के लिए, घर परिवार के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाएंगे जितना थोड़ी बहुत मिल रहा है। तो ऐसे हमारा दिन चल रहा था, लेकिन हस्बैंड मेरे बातों से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हुए। लेकिन वो जो बिजनेस को बिल्डअप करते रहे और मैं देखी ये मेरे बातों से बिल्कुल बंद भी नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन मैं गुस्सा होकर उनको ये बात भी बता दी कि आज अगर घर में तुम 7 बजे से पहले नहीं घुसोगे तो आज के बाद घर में ताला लगा दूंगी और घर में घुसने नहीं दूंगी। तुम्हें जो बिजनेस करना है तुम बाहर रह के करो, घर में आओगे तो वो फोन सब बंद, यहाँ पर कुछ चालू नहीं होगा, ये फैमिली का टाइम है, जितना टाइम घर में रहोगे वो फैमिली के लिए दोगे। तो हस्बैंड बिल्कुल मेरे बात मान नहीं रहे थे, वो करते जा रहे थे क्योंकि उनको सिस्टम समझ में आ गया था। इसमें इस सिस्टम का पावर, इस सिस्टम में क्या मिलने वाला था उनको समझ में लाया था। लेकिन मेरे मत्ती पर पत्थर पड़ा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था और मेरे मत्ती में आ भी नहीं रहा था कि मन में कि एक बार मैं प्लान को देख तो लूं ये क्या है। तो ऐसा, ये मेरा स्टोरी बोलने का बहुत सारा मतलब है दोस्तों। यहाँ बहुत सारा लेडीज लोग होंगे या जेंट्स लोग होंगे, हम कभी कभार यह होता है कि हम देखते नहीं है, हम प्री जज कर देते हैं कि क्या होने ये हो सकता है, और हमारा लाइफ में पास्ट में जो हुआ है उसको हम रिलेट कर देते हैं। तो ऐसा होते होते क्या हुआ, मैं जब देखी हस्बैंड ऐसे कमिटेड थे, वो काम करते गए, आए नहीं और चला, फिर मेरे मन में एक दिन आने लगा, नहीं कोई तो इस बिजनेस में कोई तो बात है। इतना नेगेटिव में होने के बाद, इतना मना करने के बाद और घर ताला लॉक करने के बाद, बोलने के बाद भी हस्बैंड अगर रुक नहीं रहे तो मेरे को एक बार प्लान देख लेना चाहिए। और मैं किया कि लेकिन मैं अपने मन से नहीं बोली कि उनको प्लान देखने के लिए, लेकिन जब भी मैं बात छेड़ती थी हस्बैंड एक बार बोलते थे तुम एक बार प्लान देख लो, फिर जो बोलोगे मैं करूंगी। फिर एक दिन मैं डिसाइड की ठीक है, रोज बोलते हो आज प्लान दिखाई दो, तो प्लान दिखाई दो। उस दिन दोपहर को हस्बैंड प्लान दिखाए। ये प्लान देखकर मेरे पूरा जो दिमाग बोलते हैं वो दिमाग पूरा घूम गया, क्योंकि मैंने जीवन में ऐसा प्लान, ऐसा सिस्टम देखा ही नहीं था जो कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। क्योंकि मेरा जो एक डर था कि कोई कंपनी लेके चला जाता है, यहाँ जब 100% डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देख लिया तो मेरा एक विश्वास आ गया कि नहीं, ये सिस्टम तो हमसे एक पैसा लेता नहीं है, ये जाएगा किधर।
फिर उसके बाद मैं जब देखी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, हम जब करते हैं हमारा सैलरी के लिए हमें 1 महीना रुकना पड़ता है, लेकिन जब हम ये सिस्टम में काम शुरू करेंगे तो जब भी हम एक पर्सन को रेफर करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमको इनकम मिलेगा, फास्ट ट्रैक इनकम। जो कोई हमारा नीचे कोई पर्सन रैंक अपग्रेड करेगा तो उसका भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आएगा। तो ये सिस्टम ही कुछ अलग है, मुझे थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना चाहिए और इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। फिर जो हमारा अपलाइन थे वो रोज हमारे घर आते थे, तब कोरोना था, हम बाहर नहीं जा पाते थे। उन्होंने हमेशा रोज क्या किए, मेरे को मीटिंग का लिंक भेजे और सारे मीटिंग में क्या किए, मेरे को मीटिंग अटेंड करने के लिए बोले। तो मैं मीटिंग सुनने लगी। वहां पर हमारा जो दिग्गज लीडर थे, आज भी मंच में है, हमारे नरेंद्र सर है, हमारा चितलाल सर है, हमारे आरपी राजेश सर है और हमारे ये नूरुल हसन सर है, ऐसे बहुत विल्सन बेरा सर है, बहुत दिग्गज लीडर। उधर हमारा चारू मैडम और सुमन स्वीटी मैडम और मनीषा पटेल मैडम, मनीषा सिन्हा मैडम और बहुत सारे लेडीजों को सुनने लगी। जब धीरे धीरे जब सुनने लगी तो उन्हीं से मेरे को एक मोटिवेशन आया, इंस्पिरेशन आया कि ये लोग अगर लेडीज कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मेरा ये उसी दिन से मैं जो बिजनेस में आगे पद बढ़ाया, तो उस दिन से मैं पीछे हटी नहीं, बढ़ते जा रही हूँ। और मेरा मकसद है कि जब तक घर घर में ये पल भाई नहीं पहुंच जाता तब तक हम रुकेंगे नहीं। ये हमारा मिशन है, ये हमारा विजन है। और आज का जो मंच में मैं बताना भूल गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। आज हमारे जो चितलाल सर हैं वो तो एक दिग्गज लीडर है ही, और वो जिस तरह से इस ऑर्गेनाइजर का जो अपना दायित्व निभाते हैं और आज भी निभाए हैं, बहुत ही लाजवाब है और दिल को खुश करने वाली है। सर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं अपने तहे दिल से। सर आपको प्रणाम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया चितलाल सर। और हमारा जो आज होस्टिंग में थे शिव चरण सर, उनका क्या कहना, जो डिस्क्राइब किए मेरे नाम का, मैं भी मानती हूँ कि उनमें से कुछ गुण तो मेरा है ही। और उनका जो इतना सुंदर नारी के प्रति भाव था, इसको देख के मैं गदगद हो गई हूँ। उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ सर। ऐसा अगर हर इंसान को दिल में नारी के लिए सम्मान बनेगा तो ये भारत ही नहीं, ये दुनिया ही, सारा वर्ल्ड ही एक सुनहरा बन जाएगा। और सारे जो हमारा नेगेटिविटी है सबके मन से नारी के लिए सारा पूरी तरह से चला जाएगा। ऐसे ही सम्मान में सभी जो नर है हमारे देश के, सभी के दिल में ऐसे नारी के प्रति सम्मान चाहती हूँ। तो आज नारी के सम्मान में मैं सबसे पहले करना चाहती हूँ, अगर मैं जॉब करते हुए और मैं इतना हमारा टाइट शेड्यूल टाइम का चैलेंज होते हुए भी हमें बिजनेस कर पाई, तो यहाँ बैठे हर कोई, हर नारी, हर जो मर्द है, पुरुष है, सब कोई ये बिजनेस को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके अंदर वो जुनून चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, तब आप कभी भी वो जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए दो मतलब इसीलिए कहा जाता है, तो जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों पे रफ्तार रख, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना, खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। तो दोस्तों, जब तक हम खुद को तैयार नहीं रखेंगे हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमें सबको, हमारा यहाँ पर जो अपलाइन है, जो स्पॉन्सर है, वो हमें हर हाथ बढ़ाए रखे हुए हैं, हर पग पर वो हमारे साथ देंगे, लेकिन हम पहले तैयार होंगे कि नहीं, ये हमें तैयार करना है। ये जो सुंदर सा अपॉर्चुनिटी आप प्लान के माध्यम में देखे, ये वर्ल्ड का नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ कोई सिस्टम ऐसे नहीं देखे होंगे जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद भी अपना प्रॉफिट से वो क्या करता है, हर महीना फॉर्च्यून वॉलेट में पैसा देता है लोगों को रैंक के हिसाब से। और ये दिसंबर 1 से फिर लोगों को रॉयल्टी इनकम देने का भी वादा कर चुका है सिस्टम। कौन सा ऐसा सिस्टम बोलिए, कौन सा ऐसा कंपनी बोलिए, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बोलिए जो हमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद भी अपना जेब का बेनिफिट से लोगों को पैसा बांटता फिरता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सिस्टम दुनिया का नंबर 1 अपॉर्चुनिटी है जो कभी खत्म नहीं होगा, पलबाइन विल नेवर एंड। और ये मैं नारी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। पहले क्या था, हम अगर इतिहास को देखेंगे तो युग युग में क्या होता था, नारी को अबला दुर्बला ऐसा समझा जाता था।
और जिसके वजह से नारी को क्या किया जाता, घर के चार दीवारी के अंदर रखा जाता था और नारी को किसी भी सुविधा से नारी को वंचित किया जाता था। नारी को कुछ हक नहीं था कि वो अपना जो इच्छा हो उसको प्रकट करे। तो ऐसा धीरे धीरे टाइम बदलने लगा और धीरे धीरे नारी के पुरुषों के साथ साथ नारी हर कदम पे, हर जो जगह पे अपना जगह बनाने लगे और ऐसा भी टाइम आया कि नारी पुरुष से आगे भी निकल गए। तो अगर हम इतिहास को देखेंगे तो बहुत सारा उदाहरण हमें ऐसे मिलेगा। आप सरोजिनी नायडू को देखिए, अम्मी बेसांत को देखिए, इंदिरा गांधी को देखिए, प्रतिभा पाटिल को देखिए, किरण बेदी को देखिए, कल्पना चावला को देखिए, अंजलि गुप्ता को देखिए, जस्टिस एम फातिमा बीबी को देखिए, अरुणिमा सिन्हा को देखिए, सानिया मिर्जा को देखिए, साइना नेहवाल को देखिए, मेरी कॉम को देखिए, बचेंद्री पाल को देखिए, लता मंगेशकर को देखिए। सब अपने जगह में ये नारियां कहां से कहां पहुंचे गए और आज इतिहास बन के सबके सामने खड़े हैं। तो नारी के पास वो शक्ति भगवान ने दिया है। भगवान ने नारी पुरुष को समान करके इधर पैदा किया है। अगर पुरुष कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मेरा हमेशा बचपन से ये मानना था कि अगर कोई ऐसा दुनिया में काम नहीं जो पुरुष कर सकते, मैं नहीं कर सकती। ये हमेशा मेरे साथ बचपन से था और मैं जिस भी फील्ड में उतरती थी मैं उसको 100% डेडिकेशन के साथ करती थी, कमिटमेंट के साथ करती थी, जिसके वजह से क्या होता था, मैं उस फील्ड में मतलब कामयाब हो पाती थी। तो जब इस सिस्टम में आई, सिस्टम को देखी तो मेरा दिमाग में समझ में आ गया ये जो दुनिया का सिस्टम है ये तो नंबर 1 अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे क्या करना है। सबसे पहले ये सिस्टम तो हमें दे दिया, हम किस तरह से इसको लेना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम चम्मच से लेना चाहते हैं, मग से लेना चाहते हैं इनकम को, या बाल्टी भर के लेना चाहते हैं, या टैंकर या पाइप लाइन बिछा कर लेना चाहते हैं। ये हमारा मर्जी है कि हम किस तरह से लेना चाहते हैं। सिस्टम तो हमारे सामने खुले किताब की तरह पड़ा हुआ है, लेकिन हम कितना इसको ले पाएंगे उसको सबसे पहले मेरा वाई क्लियर करना है। सबसे पहले अगर मैं क्यों ये बिजनेस को करूं, अगर वो मेरा क्लियर नहीं होगा तो मैं कैसे करूं, वो तो सिर्फ 10% है। ये बिजनेस बहुत सिंपल है दोस्तों, आप प्लान में देख चुके हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, ना प्रोडक्ट बेचना है, ना प्रोडक्ट खरीदना है, ना किसके घर घर जाके बेचना है, ना दुकान खरीदना है। सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल अकाउंट खोलना है इस सिस्टम में, रेफर करके, और आपको इनकम लेना है। तो इस मेरा बचपन से तो मेरा ड्रीम क्लियर था, मेरा व्हाई क्लियर था, क्योंकि मुझे सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है। तो सबसे पहले मैं उसको लिखी और लिख के मेरा ड्रीम को क्लियर की, क्योंकि मेरा पर्पस, मेरा वजह अगर क्लियर होगा तो मुझे काम आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए यू कम इनटू दिस बिजनेस बाय चांस बट यू कैन नॉट बिकम मिलेनियर बाय चांस। आप बाई चांस इस बिजनेस में आ सकते हैं। कोई आपका दोस्त होगा, कोई आपका रिलेटिव होगा, कोई जान पहचान वाले होगा, आपको बुलाया होगा, आप उसके खातिर चले आए हैं, मीटिंग देख लिए और ज्वाइन भी कर लिए। लेकिन जब तक आप अपना विजन नहीं क्लियर करेंगे, अपना मिशन नहीं क्लियर करें, किस वजह से आप सिस्टम में जुड़े हैं, आपका क्या अधूरा सपना रह गया है जिंदगी में, किस चीज को आप पूरा नहीं कर पाए, उसको अगर लिख के आप अपने सामने नहीं रखेंगे तो आप मिलेनियर नहीं बन सकते। यहाँ करोड़ों का रुपया है दोस्तों, लेकिन आप कितना ले पाते हैं ये बाई चांस आपको मिलने वाला नहीं है। ये चलते रास्ते में पड़ा होगा और आप इसको उठा के ले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इसके लिए आपका विजन क्लियर करना पड़ेगा, आपका ड्रीम क्लियर करना पड़ेगा, आपका पर्पस क्या है, आपका वजह क्या है, आपका व्हाई क्यों करना है, कैसे करना है, इसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हमारे अपलाइन है, हमारे मीटिंग्स है, हमें गाइड करने के लिए, जो कि हमें आगे बढ़ा ले जाएंगे। लेकिन हम क्यों करेंगे उसको अगर हम क्लियर नहीं किए तो बिजनेस हमें आगे नहीं ले सकता। तो इसीलिए आपका व्हाई क्लियर करना, आपका ड्रीम क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक आप कोई ड्रीम नहीं रहेगा, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा ड्रीम नहीं रहेगा, तो आपको ये सिस्टम में आगे बढ़ने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जब तक आपका वजह क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है ए मैन और वुमन विदाउट ड्रीम ए डेड मैन और डेड वुमन। हमारे पास अगर सपना कुछ नहीं है, हमारे पास आगे कुछ बढ़ने का, अगर हमारे पास कुछ काल कैसे हम जिएंगे या काल हमें क्या मिलने वाला है, ये आशा और होप, उम्मीद के साथ उम्मीद नहीं है, तो हम काल का दिन हम मृत समान है। जो इंसान के पास उसका ड्रीम नहीं है वो मृत समान है। तो हमें अपना ड्रीम को है, सबके पास
ड्रीम है, ऐसा न कोई पर्सन इस मंच में नहीं है जिसके पास ड्रीम नहीं है, सबके पास ड्रीम है। लेकिन हमारा लाइफ के चलते चलते ये हमारा ड्रीम के ऊपर धूल का एक परत जम गया है, क्योंकि हम जानते हैं हम जो भी प्रोफेशन में है, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, इस सिस्टम उस सैलरी से हमारा ड्रीम फुलफिल होने वाला नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे हमारा जो उम्मीद था, हमारा जो सपना था, उसके ऊपर एक धूल जम गया है। तो यहाँ पर हमें उस धूल को हटाना है और आगे बढ़ना है। हाँ, और इसीलिए आपका ड्रीम इज एसेंशियल। अगर आपके पास वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है कि आप क्यों और किस लिए बिजनेस बिल्ड करेंगे, तो इस जीवन का और इस बिजनेस का कोई लाभ नहीं है दोस्तों। जब इस बिजनेस को बिल्ड करने का एक टाइम कोई छोटा मोटा चैलेंज आ जाएगा, तब आप क्विट कर लेंगे, क्योंकि आपका अगर विजन बड़ा रहेगा तो आपके सामने कितना भी चैलेंज आए, आप उस पीछे नहीं हटेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर आपका कोई बड़ा सा ड्रीम होगा, तब आप वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो समस्या को एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। मैं यहाँ से एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाहती हूँ। एक अरुणिमा सिन्हा के बारे में बहुत सारे दोस्त जानते होंगे। मैं क्यों आज बता रही हूँ कि बहुत सारे लेडीज सोचते हैं कि हम तो जॉब नहीं करते, हम तो घर में रहते हैं, हम तो ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं, हम तो बोल नहीं पाएंगे चार लोगों को। ये बहुत सारा एक क्या बोलते हैं उसको, अंडर एस्टिमेट करते हैं खुद को। तो यहाँ मैं जितने उपस्थित सारे नारियों को बताना चाहती हूँ दोस्तों, नारियों आप किसी से कम नहीं है, आप किसी से खुद को कम नहीं समझे। अगर पुरुष कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ नारियों के लिए और पुरुषों के लिए नहीं है। यहाँ बैठे दोस्तों को माफी मांगना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा ना समझे कि मैं ये सिर्फ नारियों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि नारी ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, इसीलिए घर से निकलते नहीं है, इसीलिए उनको लगता है कि हम कर नहीं सकते। इसीलिए उनको एग्जाम्पल देने के लिए ये सभी के लिए बता रही हूँ। आप सभी जानते होंगे अरुणिमा सिन्हा के बारे में। ये एक ऐसा लेडी थी, एक दिन ट्रेन में जा रही थी, ट्रेन में सफर कर रही थी और कुछ गुंडों ने उनको क्या किया, ट्रेन से धकेल दिया नीचे, और उन्होंने ट्रेन का जो पटरी था उसके ऊपर गिर गए और उनका 2 पैर जो था वो कट गया। और वो ट्रेन रात का समय था, ट्रेन वो पटरी पर एक ट्रेन आती रही, एक ट्रेन जाती रही, ऐसा चलता रहा। लेकिन वहां सुनसान जगह था और वो चीखती रही, चिल्लाती रही अरुणिमा सिन्हा, कोई उसका आवाज नहीं सुन पाई और वो वैसे ही हालत में उधर पड़ी रही सुबह तक। और उसका जो पैर जो था, 2 पैर उसका कट गया था घुटनों के नीचे से, और वो रात भर उससे खून निकल रही थी और इस खून के बहुत ज्यादा बहने के कारण वो बेहोश हो गई थी। और उस जो पैर कट गया था उसको वहां का जो कीड़े मकोड़े थे, चूहे थे, उसको कुरदने लगे थे और उसको कुरद कर उसका जो हालत था वो सह नहीं पाई और वो बेहोश के हालत में वहां पर पड़ी रही सुबह तक। और वहां का जो एरिया था, वहां के लोग सुबह उसको देखे और अस्पताल लेकर उसको पहुंच गए। और जब अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और उनको होश आया, तब वो अपना पैर नहीं है देखकर वो खुद अचंभित हो गए। लेकिन उसके साथ साथ भी उनके मन में ये बात आई, अगर इस हालत में इतने समय तक मेरे शरीर से खून निकल जाने के बाद, 2 पैर कट जाने के बाद भी भगवान ने मेरे को जिंदा रखा है, तो मैं तो जरूर कोई इतिहास रचने वाली हूँ। हाँ, मैं जरूर कोई इतिहास रचने वाली हूँ, ये ठान ली वो मन में। और ऐसा था दोस्तों, सिर्फ उनका पैर नहीं कटा था, उनका बदन का जो था, वो बदन का सारे जो रीढ़ का हड्डियां और उनका जो बैकबोन था, वो सब टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो उठने का सक्षम नहीं थी, वो चलने का सक्षम नहीं थी। इस हालत में वो 2 साल तक अस्पताल में पड़ी रही। फिर लेकिन मन में ठान ली थी, मन में कमिटमेंट कर ली थी कि नहीं, मुझे तो इतिहास रचना है, भगवान ने जिंदा रखा है तो मुझे इतिहास रचना ही है। ऐसा सोचते हुए उस हालत में व्हील चेयर में बैठ के वो बचेंद्री पाल के पास गई और कैसे माउंट एवरेस्ट चलेगी उसके लिए वो ठान ली, मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और ये इतिहास रचना है। ये सपने वो अपने अस्पताल में पड़े हुए इस हालत में भी वो देख पाई। और देखने के बाद वो बचेंद्री पाल के पास जाकर सारे टिप्स लेने लगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो हालत था उसमें सोच पाना, जिसका पैर नहीं है और बदन का सारा हड्डियां टूट गया हो और वो सोच सके कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा, ये तो एक मतलब हेड्सअप करने वाली बात है। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सोच नहीं पाते, हमारे हाथ पैर सब सलामत होते हुए भी हम सोच नहीं पाते कि हम हमारा सपना पूरी कर सकते हैं। तो वो बचेंद्री पाल ने उनको गाइड करती रही, ट्रेनिंग देती रही और
उसी हालत में भी वो कोशिश करती रही। ऐसा नहीं है कि दोस्तों वो एक बार में सक्सेस हो गई, गिरती रही, चढ़ती रही, पड़ती रही, फिर भी वो उसका हौसला जारी रहा और वो आगे बढ़ते 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 एक दिन क्या हुआ, वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ पाई और इतिहास रच पाई। तो भगवान ने यहाँ दोस्तों, यहाँ अरुणिमा सिन्हा का कहने का, स्टोरी बोलने का मेरा ये मकसद है कि वो अगर इस हालत में एक औरत सोच सकती है, उसके पास कुछ भी संसाधन नहीं था, उसका हालत भी ठीक नहीं था और उसका भगवान डॉक्टर ने भी बोल चुके थे शायद ये जिंदगी में चल पाएगी या खड़ी भी हो पाएगी, लेकिन उस हालत में भी अगर वो सोच पाई अपना ड्रीम को पूरा करेगी और भगवान ने उसको जिंदा कर रखा है तो वो माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाएगी। तो दोस्तों हमारे अंदर क्या कमी है जो हम नहीं कर सकते। मैं यहाँ सारे नारियों को भी बोलना चाहती हूँ, आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपके पास वो भगवान ने सारे ताकत दिए हैं जो पुरुषों को दिए हैं। हम खुद ही दुनिया में ऐसे नारी पुरुष के अंदर भेदभाव बनाए। आज के जमाने में आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी फील्ड नहीं होगा जहां पर नारी नहीं है और जहां पर आगे नहीं बढ़ रही है। आज मैं अगर नौकरी करते हुए इतना नेगेटिव होते हुए, हमारे पास समय की चैलेंज होते हुए भी मैं अगर एमेथिस्ट और एक्सेलसियर रैंक को अचीव कर सकती हूँ तो कम से कम यहाँ पर मंच में बैठे हुए सारे जो औरत हैं और सारे जो पुरुष हैं, सारे सभी कम से कम एमेथिस्ट और एक्सेलसियर रैंक तो आप अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कमिटमेंट दोस्तों, इसके लिए कमिटमेंट, क्योंकि मेरे अंदर ड्रीम था लेकिन उसके लिए मुझे कमिटमेंट करना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास समय कम था, मुझे समय को मैनेज करना जरूरी था। मुझे अपना बच्चों से, अपना घर के काम से, स्कूल के काम से टाइम निकाल कर और फैमिली के टाइम से निकाल कर मुझे ये बिजनेस बिल्टअप करना था। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट की, उसके लिए मुझे कमिटमेंट चाहिए था और उस कमिटमेंट के लिए सिर्फ कहीं भी हो, मैं बोलना चाहती हूँ ये सिर्फ इस बिजनेस में नहीं बल्कि कुछ भी जॉब हो, रिलेशनशिप हो, किसी भी प्रोफेशन के लिए कमिटमेंट चाहिए। विदाउट कमिटमेंट यू कैन नॉट बिल्ड ए बिग बिजनेस। कभी भी आप एक बड़ा बिजनेस कमिटमेंट के अलावा आप कर नहीं सकते। टाल टोल मटोल करके आज काम किया काल नहीं करूंगी, आज मेरा इधर घूमने जाना है, उधर में आज नींद आ रहा है, ऐसा अगर करेंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कमिटमेंट जरूरी था। अगर आपको ये बिजनेस क्विक मनी स्कीम अगर कोई सोचते होंगे कि ये जल्दी से हम आज ज्वाइन किए कल पैसा मिल जाएगा, ये कोई लॉटरी है कि आज हम लॉटरी का टिकट लिए अकाउंट खोले और कल हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ये अगर हम सोच रहे हैं तो ये गलत बात है। ये ऐसा सोच हमारे मन से सबसे पहले निकालना पड़ेगा और इस कमिटमेंट के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा, हम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आज अगर हम चाहते हैं जीवन में अपना सपना जो अधूरा रह गया है उसको पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कमिटमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, खुद को बदलने की जरूरत है। क्योंकि हम जो लाइफस्टाइल में आज तक चल रहे थे, सिर्फ लाइफ को हम काट रहे थे, जिंदगी को काट रहे थे, जी नहीं रहे थे। क्योंकि हम एक दुकान जाते थे, लेडीज लोगों को अच्छे से पता होगा ड्रीम क्या होता है, मैं बता रही हूँ। हम दुकान जाते हैं, हमारा मन होता है कुछ, जब दुकान शॉप में साड़ी खरीदने के लिए सब कुछ अलग दिखाता है, कॉस्टली दिखाता है, लेकिन हमारा पॉकेट परमिट नहीं करता है। हम चुपचाप जो हमारा पॉकेट परमिट करता है हम उसको लेके चले आते हैं। तो ऐसा हमारा मन में बहुत सारा ड्रीम होता है लेकिन हमारा पॉकेट परमिट नहीं करता। लेकिन इस सिस्टम में अगर हम इसको क्विक मनी स्कीम समझेंगे या लॉटरी समझ के करेंगे या बाई चांस मिल जाएगा ऐसा सोचेंगे तो ये कभी नहीं मिलने वाला दोस्तों। इसके लिए सभी को कमिटमेंट की जरूरत है, वो चाहे नारी हो, वो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। कुछ पाना है तो हमें खुद को बदलना होगा, आगे बढ़ना होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता सकती हूँ, अब आप देखिए जिम में लोगों को एक्सरसाइज करने जाते हैं पर एक महीने के बाद आप देखेंगे अगर 200 लोग जिम में हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये घटते 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 2-3 महीने के बाद 10 लोग आ जाएंगे। फिर कुछ साल भर के देखेंगे तो ये आदमी घटते घटते 1-2% रह जाएंगे और बाकी सब क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कमिटेड नहीं है, उनको पता नहीं है, उनका विजन क्लियर नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही एक मतलब एक्सरसाइज करना है और बोल के चले आए। लेकिन जिनका विजन क्लियर था, जिनका मिशन क्लियर था, हमें क्यों एक्सरसाइज करना है, हमारे हेल्थ को हेल्दी रखना है, वो लोगों ने जितना भी तकलीफ आया पीछे नहीं हटे और वो चलते गए। वैसे ही अगर आप बिजनेस के लिए कमिटेड नहीं है, सिर्फ कोई बोला है बोल के उसको कर रहे हैं और किसी के खातिर कर रहे हैं या जस्ट एक टाइम फ्री है तो बिजनेस में मीटिंग में बैठ रहे हैं और सुन के जाके फिर चुपचाप सो जा रहे हैं, तो ये एंटरटेन के लिए अगर कर रहे हैं तो दोस्तों ये काम करने वाला नहीं।